एंड चैप्टर हमने पढ़ाया। चैप्टर पढ़ाने के बाद ये थोड़ा मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि एक सेकंड, अभी भी कुछ बच्चे आ रहे हैं, लेट देम एंटर। लेट देम एंटर ना, एक मिनट। ठीक है, ओके। सो अपना पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरह का है यार कि जब हम थियरी पढ़ रहे होते हैं तो उस समय मैं थोड़े इलस्ट्रेशंस कम कराता हूँ, थोड़े इलस्ट्रेशंस हम कम कराते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि आपने तुरंत उस टॉपिक को पढ़ा है, तुरंत उस टॉपिक को पढ़ा है और फिर उसके बाद तुरंत उसका एक क्वेश्चन आ जाए तो वो कोई भी बना लेता है, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं लगती, थोड़ा बचपना लगता है मुझे उसमें। इसलिए पहले थ्योरी को बढ़िया से पढ़ाते हैं और उस समय थोड़े बहुत एक आधा इलस्ट्रेशन जितने काम के हैं वो हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर हम साथ साथ पूरा एक इलस्ट्रेशन दिया जाए ना बढ़िया से, तब वो ज्यादा अच्छे से चीजें होती हैं, ये मेरा मानना है। हो सकता है थॉट्स डिफर कर सकते हैं लोगों के, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज। हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने बोला दे दूंगा, इसलिए देखो बच्चे कितने कम आए आज, ठीक है, 40-45 बच्चे ही आए हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। मैं अभी कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखा हुआ है, इनको समझते हैं, करते हैं और अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो अभी फिलहाल में हमने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा है ना। हाँ, क्लास के एंड में पूछ लेना बेटा, समय दूंगा मैं, ठीक है। तो चलो एक आधा क्वेश्चन इधर ही से स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद few questions. Let us take this question first, ठीक है। नहीं अभी मत लिखो, हो गया, अभी आप देख लो बस, ठीक है, देख लो, समझ लेते हैं, थोड़ा अप्रोच, इससे भी ना रिवाइज होंगी चीजें। फिर रिकॉर्डिंग मैं दे ही दूंगा आपको, अगर होगा, अगर आपको नीड लगती है तो कर लेना। मेन अभी जो पर्पस है वो ये है कि हम थोड़ा अप्रोच वगैरह देखें, उसके बाद क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये इससे एक अच्छा फिनिश मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ तो चलो एक एक करके देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। हाँ, कुछ प्रीवियस ईयर भी हैं, इसमें। सो ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है अपने को, देखो द स्टैंडर्ड, ये 2017 का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर से कुछ जो अच्छे क्वेश्चन है एक आध मैंने उसको भी उठाया है, ठीक है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जो बहुत ही अच्छे हैं, बट कुछ जो अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, थोड़े अलग आए हैं, उनको उठाने की कोशिश की। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये है, द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड। अपने कॉपी की थोड़ी थ्योरी याद करो जो हमने पढ़ी है, उसके हिसाब से हमको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि थ्योरी में ये चीज कहाँ थी, जो हमने थ्योरी में किया तो वो थ्योरी में ये चीज कहाँ थी, ऐसे भी ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। सो लुक, अब आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन फॉर ग्रेफाइट एंड डायमंड। अब ये टेम्परेचर 298 में ये कुछ स्टैंडर्ड आपके पास दिया गया। अब स्टैंडर्ड स्टेट को डिफाइन कैसे किया गया, स्टैंडर्ड स्टेट में बताया था मैंने, टेम्परेचर ऑफ इंटरेस्ट होता है, टेम्परेचर ऑफ इंटरेस्ट होता है, और तो टेम्परेचर यहाँ पे बोल दिया 298, और प्रेशर हमने बताया था कि 1 बार। तो देखो ये 1 बार करके डिफाइन किया है ना। और हमसे क्या पूछ रहा है कि ग्रेफाइट जो है, ध्यान से, अगर आपका फोकस इधर उधर जाएगा ना तो फिर आप भटक जाएंगे, फिर समझ में नहीं आएगा। तो देखो ग्रेफाइट डायमंड इंटर कन्वर्जन चल रहा है, ग्रेफाइट डायमंड रिड्यूसेस इट्स वॉल्यूम बाय दिस मच। तो वॉल्यूम में इतना डिफरेंस आ रहा है, वॉल्यूम के डिफरेंस को बताया गया है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये वॉल्यूम के डिफरेंस को बताया गया कि जब ग्रेफाइट को अपन डायमंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम में ये डिफरेंस आया है, ठीक है। इज कन्वर्टेड द प्रेशर एट विच ग्रेफाइट इज इन इक्विलिब्रियम विथ डायमंड। अच्छा, मतलब देखो, एक तो स्टैंडर्ड प्रेशर बताया है तुमको एक स्टैंडर्ड प्रेशर बताया है 1 बार, और फिर पूछ रहा है कि जब ये इक्विलिब्रियम में आएगा तब क्या प्रेशर होगी। तो क्या समझ में आ रहा है कि डेल्टा जी और डेल्टा जी डिग्री का खेल है, डेल्टा जी इक्विलिब्रियम और डेल्टा जी डिग्री का खेल है, इसी का खेल समझ में आ रहा है हमको।
अब हम क्या करेंगे, ठीक है, कलर में थोड़ा सा रेड ले लेता हूं, रेड ठीक है, दिख रहा है रेड, ठीक है, ओके चलो। हाँ तो देखो, तो 1 बार मैंने लिया। अब इसके बाद क्या है ना, द प्रेशर, थोड़ा सा जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना तो ध्यान देना, मेरे से भी इधर उधर की थोड़ी बातें मत करना, क्योंकि क्या है क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है फिर कुछ कुछ, ठीक है। तो देखो, एट विच इट इज इन इक्विलिब्रियम। अब देखो एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं, ये ग्रेफाइट है और ये डायमंड है। मैंने बताया था डिराइव करते समय भी कि अपन इसको ना एज अ सब्सटेंस मान लेते हैं। चलो तो चलो, जैसे मैं ग्रेफाइट को एज अ सब्सटेंस देखूं, तो ग्रेफाइट के लिए डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, तो हमने बोला था हाँ सर वीडीपी होगा, हमने वीडीपी बोला था ग्रेफाइट के लिए, है ना, वीडीपी बोला था। तो सिर्फ ये ग्रेफाइट फॉर अ सब्सटेंस ये डिफाइंड था, माइनस एसडीटी है, तो टेम्परेचर तो इसने कह दिया है कि 298 केल्विन है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू वीडीपी करके मैंने बोला। अच्छा, अब ये वीडीपी को कैसे अप्लाई, डेल्टा जी, तो G2 माइनस G1, अब G2 माइनस G1 है, अब मुझे स्टैंडर्ड का दिया हुआ है और मुझे इक्विलिब्रियम की चाहिए, तो मुझे दो स्टेट सिलेक्ट करने, तो मैं कुछ ऐसा कर लेता हूं कि फाइनल में इक्विलिब्रियम को मान लेता हूं और इनिशियल में जी डिग्री मान लेता हूं, तो ये एब्सोल्यूट गिब्स एनर्जी की वैल्यूज लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू वीडीपी, तो वी ऑफ ग्रेफाइट इंटू डीपी, डीपी तो P2 माइनस P1 ही बोल लो, P2 मतलब इक्विलिब्रियम, P1 मतलब स्टैंडर्ड, यहां से ये मिला। अच्छा सेम चीज बेटा डायमंड के लिए लगा सकता हूं, तो डायमंड के लिए यही चीज लगाऊंगा, जी डायमंड माइनस जी डिग्री, डायमंड के लिए बात हो रही है, इज इक्वल्स टू वी डायमंड P2 माइनस P1, वी डायमंड P2 माइनस P1, यहां पे भी यही लगेगा। अब एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को चलो अगर अपन सब्ट्रैक्ट कर दें, ये दोनों इक्वेशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर अपन सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देखो क्या मिल रहा है, इसका मिला डेल्टा जी, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पे अपने को कुछ ऐसा मिल रहा है, डेल्टा जी 2 माइनस 1 कर रहा हूं ना मैं, 2 माइनस 1 कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट चाहिए, तो मैं 2 माइनस 1 कर रहा हूं, 2 माइनस 1 कर रहा हूं बेटा, डेल्टा जी एट इक्विलिब्रियम माइनस, अब यहां पे क्या मिल रहा होगा मुझे, ये माइनस ये, तो ये या फिर इधर चला जाए तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, इक्वल टू, ये डायमंड इधर गया ये इधर गया, तो जब ये माइनस होगा तो डेल्टा जी डिग्री मिल रहा होगा, हाँ रिएक्शन का डेल्टा जी डिग्री मिल रहा होगा, डायमंड माइनस ग्रेफाइट ऐसा, हाँ, और इधर क्या मिल रहा होगा, वी डायमंड माइनस वी ग्रेफाइट इंटू P2 माइनस P1, ये देख इंटू P2 माइनस P, ये तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया है। अब क्या बात समझ आई, अरे यार इक्विलिब्रियम पे बात कर रहा हूं, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे 0 होता है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी याद आ रहा है ना, वो टपोरी वाला एक्सप्लेनेशन नहीं बताना है, पूरा ग्राफ वाला ना, ग्राफ वाला डीजी बाई डी टी, डीजी बाई डी एन, डीजी बाई डी एन, उससे सोचना है, ठीक है। हाँ तो ये डेल्टा जी इक्विलिब्रियम 0 हुआ और डेल्टा जी डिग्री प्लस, यहाँ पे प्लस है, तो ठीक है डेल्टा जी डिग्री, और ये देखो वी डायमंड माइनस वी ग्रेफाइट तो वैल्यू दी हुई है, यहाँ पुट हो जाएगी, हाँ सर पुट हो जाएगी। P2 माइनस P1 में हमें क्या पता करना है कि इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर क्या है, तो इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर P2 है, और P1 पता है एक बार, P1 पता है एक बार, P1 पता है एक बार, और ये वैल्यू पता है, अब ये पता है, अब क्या बच गया, अब बच गया कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन अभी अपन इलस्ट्रेशन में थोड़ी ना करेंगे, ये आप लोग कर लेना, आई गेस कंसेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरह से अप्लाई हुआ, देखो वो रिलेशन है ना, ओके। तो इलस्ट्रेशन ऐसे होता है, ठीक है, इलस्ट्रेशन ऐसे होता है, हम बढ़िया पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद 10-15 क्वेश्चन अच्छे से लगा लें, और मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूं, अभी मैं आपको करने नहीं दे रहा हूं क्वेश्चन, आप बस देखते हैं, थोड़ा अप्रोच देखते हैं, चैप्टर रिवाइज होगा, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से करेंगे, कैलकुलेशन आपको फिनिश करना है, तो आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी, ठीक है, ये 14,501, तो ये अपन ने एक्सप्लेनेशन भी देखा इसका, बिल्कुल बढ़िया से ये समझ आया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, मैं थोड़ा रैंडम ले रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा मैं रैंडम ले रहा हूं क्वेश्चन, चलो आओ आते हैं इस क्वेश्चन पे, 2020 का एडवांस का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। दिस क्वेश्चन,
पढ़ने में थोड़ा सा भयंकर लगता है, आप बता रहा हूं, बहुत बड़े बड़े दिखते हैं क्वेश्चन, मुश्किल नहीं रहते, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आए। देखो ये भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थोड़ा बहुत थर्मोकेमिस्ट्री का पंच मारा इसमें। टिन इज ऑब्टेन्ड बाय कैसिटराइट। कैसिटराइट क्या था? हाँ, कैसिटराइट SnO2। SnO2 वाज कैसिटराइट, ठीक है। हाँ, ये शायद यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया, ये 2 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये मिसप्रिंट है, SnO2 होगा यहाँ पे। बाय रिडक्शन विद कोक यूज द डेटा गिवन बिलो टू डिटरमाइन, पहले क्वेश्चन पढ़ते मैं पूरा फोकस, टू डिटरमाइन द मिनिमम टेम्परेचर एट विच रिडक्शन ऑफ कैसिटराइट वुड टेक प्लेस। अरे बाप रे, तो आसान है। कैसिटराइट का पहले रिडक्शन रिएक्शन लिख लेते हैं। चलो तो बेटा रिडक्शन रिएक्शन क्या है, कुछ ऐसा है, SnO2 प्लस कार्बन ने दिया SN प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की फील कहां से आ गई सर? कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो हो सकता है। यहाँ पे डेटा से मुझे समझ में आ रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है पेपर, और अगर आपको रिएक्शन पता है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हाँ, कुछ लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बोल के कंफ्यूज हो सकते हैं, होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है साथ में, लेकिन यहाँ डेटा में मुझे CO2 दिख रहा है तो मैं CO2 मान के चलूंगा, और आप भी एडवांस के पेपर में ऐसे ही चलेंगे। तो ठीक है, ये रिएक्शन है सर, ये रिएक्शन है। अब मुझे बताना है इसका रिडक्शन तो होगा, लेकिन क्या कार्बन ऐसे ही मैं डाल दूंगा SnO2 में तो क्या रिडक्शन हो जाएगा? नहीं भाई, ये टेम्परेचर होता है। तो वो जो टेम्परेचर है, यस, ये एलिंघम डायग्राम का थॉट है, बहुत सही बात है, ये एलिंघम डायग्राम का ही थॉट है। एलिंघम डायग्राम को उठा के यहां डाला गया है, इसको मिलाया गया है थर्मोडायनेमिक्स के साथ, यस। और मैंने भी आपको जब डेल्टा G बताया था तो मैंने भी एलिंघम डायग्राम को थोड़ा कनेक्ट किया था, क्योंकि इसका एप्लीकेशन वहां आता है ना, एप्लीकेशन वहां पे आता है, यस। बढ़िया क्वेश्चन है, इसीलिए इलस्ट्रेशन में लेके आए। चलो देखते हैं, बढ़िया। अब देखो क्या बोल रहा है, अब बेटा क्या बोल रहा है, अब यहां बोला जा रहा है कि किस टेम्परेचर पे ये रिडक्शन पॉसिबल होगा। इसके लिए क्या चाहिए सर? इसके लिए तो डेल्टा G नेगेटिव चाहिए। सीधे मन में ख्याल आया कि डेल्टा G नेगेटिव चाहिए, डेल्टा G इज डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है सर, ये मुझे चाहिए नेगेटिव। अरे सर, इसके लिए तो मुझे डेल्टा H चाहिए होगा रिएक्शन का, और डेल्टा S चाहिए। अगर ये दोनों सर मिल गया मुझे, तब तो मेरा काम हो गया। अगर मुझे ये दोनों मिल गया तो काम हो गया, क्योंकि उसके बाद मैं 0 से इक्वेट करूंगा और मैं बता दूंगा मुझे तो मिनिमम टेम्परेचर पूछ रहा है ना, मुझे तो मिनिमम टेम्परेचर पूछ रहा है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे, हमारा अब एम क्या है अब इस क्वेश्चन में? अब इस क्वेश्चन में एम है डेल्टा H निकालना और फिर डेल्टा S निकालना। अगर ये आ गया तब काम हो गया। अब देखो ये डेटा बहुत सारा दिया हुआ है, बट क्या अपने को याद है, ये बात अच्छे से याद है, ये दो रिएक्शन अभी बेटा लास्ट क्लास थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़े कि डेल्टा H रिएक्शन इज समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमने पढ़ा। और देखो बेटा यहाँ पे कार्बन जो है वो तो स्टैंडर्ड स्टेट में है तो फॉर्मेशन 0, SN जो है वो भी स्टैंडर्ड है तो फॉर्मेशन में 0। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम कैसे मान ले कि वो व्हाइट टिन है, यहाँ व्हाइट टिन लिखना चाहिए था ना। ऐसी बाल की खाल मत निकाला करो पेपर में, ठीक है, वो कुछ नहीं है तो मान लो स्टैंडर्ड ही होगा, है ना। ऐसे ऐसे करके चलना है, ऐसे वहां पेपर में बैठ के ये सब नहीं करना है। तो समझो वो स्टैंडर्ड ही होगा, SN सॉलिड ही होगा। अब देखो बेटा फॉर्मेशन ऑफ इसकी वैल्यू दिया हुआ है और ये जो है ये भी दिया हुआ है, तो क्या इस बहुत इजी डेटा से क्या हमने डेल्टा H निकाल लिया है? हाँ निकाल लिया है। और बताया था फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला सदाबहार, याद करो थियरी में अपनी, फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला सदाबहार हमेशा लगता है, कोई भी कंडीशन नहीं है, यस। तो ये लगा के डेल्टा H निकाल लिया, वाओ। अब और क्या करें सर? अच्छा ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी दी हुई है, याद करो हमारी थ्योरी से थर्ड लॉ याद करो, थर्ड लॉ में क्या बताए थे? थर्ड लॉ के बाद यही बताए थे कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू एंट्रोपीज की पता है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, जिंदगी बहुत आसान है, क्योंकि डेल्टा S रिएक्शन का बहुत इजीली कर सकते हैं अपन। समेशन ऑफ, यहाँ पे एंट्रोपी चेंज नहीं लिखूंगा मैं, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस
समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, अपन ये अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एस भी आ गया। तो बेटा देखो डेल्टा एस भी आ गया, डेल्टा एच भी आ गया। अब मेरे को नहीं लगता कि अब कैलकुलेशन मेरे को करना जरूरी है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसका आंसर शायद 935 है। 935 कैन, यस, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। देखो बढ़िया से एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला हमने समझा इससे, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला समझा। चलो कुछ एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं। चलो आओ इस क्वेश्चन पे आओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा अभी पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, मैं आपको बस नंबर्स बताऊंगा, थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं बढ़िया, इसको फील के साथ थोड़ा देखें क्या बोला जा रहा है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है बेटा कि 10 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और उसको किस में डाल दिया गया है, ये आइस है 10 ग्राम, ठीक है, उसको डाल दिया गया है 20 ग्राम। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिला होगा, आपने कहीं नहीं देखा होगा ये क्वेश्चन, ना तो किसी मॉड्यूल में, ना तो कहीं पे, कहीं नहीं देखा होगा, ठीक है, एकदम फ्रेश है। 20 ग्राम वाटर में डाल दिया गया, ठीक है, और वाटर जो है वो 90 डिग्री सेल्सियस पे, वाह बढ़िया है, वाटर 90 डिग्री सेल्सियस में, और थर्मली इंसुलेटेड फ्लास्क है, नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी का, ठीक है सर। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बता दिया गया है, ठीक है, आइस फ्यूज होगा वहां पे, तो हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू दे दी गई है कुछ 5980, ये वैल्यू दी गई है। हमको बताना है व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर उतना मुश्किल नहीं है, फाइनल टेम्परेचर तो बता लेंगे, बट मजेदार चीज यहां स्टार्ट होती है, साथ ही साथ डेल्टा एस सिस्टम भी बताना है और डेल्टा एस सराउंडिंग भी बताना है, ठीक है। मतलब हमने इस आइस को इसमें डाला और हमें डेल्टा एस सिस्टम भी बताना है, डेल्टा एस सराउंडिंग भी बताना है। सर डेल्टा एस सराउंडिंग तो बहुत इजी है, समझ में आ रहा है, 0 होगा, मान लिया चलो 0 होगा। क्यों? क्योंकि इंसुलेटेड फ्लास्क है। अब इंसुलेटेड फ्लास्क है तो वो 0 होगा, वो तो हम मान रहे हैं, ठीक है, बट ये डेल्टा एस सिस्टम और फाइनल टेम्परेचर निकालना उतना भी आसान नहीं है। तो चलो देखते हैं एक बार। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूं सो दैट मुझे स्पेस मिले थोड़ा। क्वेश्चन तो हमने देख लिया था, क्वेश्चन हमने समझ भी लिया था क्या है, क्वेश्चन हमने देख लिया था। चलो अब तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला था भाई कि 10 ग्राम आइस है, तो शुरू में क्या होगा, अपने को ये देखना होगा कि हीट कहां से कहां गया है, हीट किधर से किधर गया है, क्या क्या हीट हुआ है। तो देखो तीन क्या क्या चीजें हुई होंगी, क्या क्या चीजें हुई। पहली चीज तो वो जो बर्फ है वो पिघला होगा, बर्फ है वो पिघला होगा, ठीक है, पिघला, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ हीट आई, उस हीट को कैलकुलेट हम कर सकते। उसके बाद फिर वो फाइनल टेम्परेचर पे गया होगा, वो फाइनल टेम्परेचर पे गया होगा, वही बर्फ। अब फाइनल टेम्परेचर क्या है वो नहीं पता अभी, लेकिन वो फाइनल टेम्परेचर पे गया होगा। उसके बाद हो गया, बस यही दो चीज हुई होगी क्या, कि कुछ और भी हुआ होगा। हाँ, वाटर कूल्ड, वो जो 90 डिग्री पे पानी था वो भी ठंडा हुआ होगा, है ना? वो भी ठंडा हुआ होगा। तो देखा जाए तो 3 तरह की हीट इन्वॉल्व है, हमें वो तीनों तरह की हीट को कैलकुलेट करना होगा। मैं अभी बस फॉर्मूला बताऊंगा और वैल्यू डायरेक्ट बताऊंगा, कैलकुलेशन कराना मेरा उद्देश्य नहीं है भी, वो आप खुद स्वयं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप समझदार होंगे तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी आप साथ में घर में करते होंगे, ठीक है। तो टीचर का काम नहीं है आपको कैलकुलेशन करवाना बैठा के। तो चलो, तो पहला काम ये हो रहा होगा बेटा कि 10 ग्राम आइस बोला था उसने, तो मैंने पहले ये किया कि H2O सॉलिड जो कि था 273 केल्विन पे, पहले ये मेल्ट होगा और मेल्ट होके ये जा रहा होगा H2O लिक्विड में, और टेम्परेचर अभी भी 273 बोल रहा हूं, सेम कंडीशन में। तो ये फ्यूजन वाला डेटा मैं लूंगा ना, यहाँ पे अगर मुझे हीट निकालनी है, मैं इसको सपोज Q1 बोल रहा हूं, तो हीट यहाँ पे नॉर्मली फ्यूजन वाला मैं डेटा लूंगा
और फ्यूजन और यहाँ पे n वो तो पर मोल के लिए बोला हुआ है, तो यहाँ पे मोल्स कितने, यहाँ है 10/18 मोल्स, ठीक है। तो मैं सिंपल कहूंगा 10/18 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। तो ये डायरेक्ट वैल्यू दी थी, तो मुझे Q1 मान लो मेरे को मिल गया 3322.2 जूल्स, ये Q1 मिला मुझे। अभी मुझे फाइनल टेम्परेचर नहीं पता, तो अब मैं यहां कह रहा हूं कि अब ये जो देखो ये पहला केस हुआ, ये Q1 निकाला मैंने। दूसरा केस मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैं इसी आइस को इमेजिन करो जो अब लिक्विड बन चुका है, आइस को इमेजिन करो जो लिक्विड बन चुका है 273 केल्विन से। अब ये थोड़ा गर्म होगा और गर्म होके जाएगा कहां तक, ये जाएगा H2O, गैस लिक्विड ही रहेगा बट T2 टेम्परेचर पे जाएगा। 10/18 बेटा मोल्स है, वो पर मोल में दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, थोड़ा ध्यान से, पर मोल में दिया हुआ है वो, ठीक है। और यहाँ 10 ग्राम है, 1 मोल नहीं है पानी का। तो अब मुझे ये करना है, तो यहां कितनी हीट लगेगी, तो इस हीट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, जल्दी से बता दो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा इस हीट के लिए, मैं क्या यूज करूंगा। ठीक है, ms डेल्टा टी है ना, या फिर मैं सीधे बोलूं ncv डेल्टा टी। अब ये cv cp बोल देता हूं, ncp डेल्टा टी, ये यूज करूंगा मैं, ठीक है। अब cp की वैल्यू भी गिवन होगी क्वेश्चन में आपको, cp की वैल्यू के लिए परेशान मत होना, पानी की cp वैल्यू गिवन रहे। सो दिस इज ncp डेल्टा टी। अब डेल्टा टी मेरा T2 माइनस T1 है, T1 तो 273 केल्विन है। तो यहां से मुझे हीट अभी नहीं पता, तो ये वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है बेटा 41.9 T2 माइनस 273। अभी भी मुझे T2 नहीं पता, तो मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, हाँ CpCv सेम ही है, लिक्विड है, ठीक है, सही बात है। तो ये अभी Q2 मैंने लिखा, अभी भी मुझे नहीं पता चला है ना, अभी भी मुझे नहीं पता चला है T2। अच्छा, तीसरा प्रोसेस क्या होगा बेटा, जो 90 डिग्री पे पानी था वो ठंडा हुआ होगा, तो 90 डिग्री पे पानी ठंडा हुआ होगा, तो ये हो गया। अब आप ये मत बोलना सर ऐसा क्वेश्चन एडवांस में तो नहीं आएगा, अरे भाई इलस्ट्रेशन है यार, इलस्ट्रेशन है ना, इलस्ट्रेशन है, थोड़ा सा अपन लंबा जा रहे हैं, थोड़े ज्यादा फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे H2O जो कि है 363, लिक्विड 363 केल्विन, और ये जा रहा है किसमें, H2O लिक्विड और T2 पे ये भी गया। तो ठीक है, यहां से भी सर डेटा तो आ जाएगा Q3 का यहां भी मिल जाएगा, मैंने लिख दिया 83.4, वही NCP डेल्टा T लगाया तो T2 माइनस 363, ये मुझे मिल गया। लेकिन अब मैं T2 कैसे निकालूं सर, जल्दी से बता दो। 90 डिग्री था बेटा, केल्विन में लिखा हूं यार, 90 डिग्री था ना, उसको केल्विन में लिखा हूं, तो कैसे निकल पाएगा अब यहां से, अगर आप बोलो थर्मली इंसुलेटेड, यस थर्मली इंसुलेटेड है, तो बिल्कुल आप बोलेंगे नहीं Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q3 क्यों बोल रहे हैं, पर Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q3 क्यों बोल रहे हैं, नहीं बेटा ये सब अंदर ही चल रहा है ना काम, तो क्या मैं ऐसा नहीं कहूं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू 0, ये बेटर है ना कहना, क्योंकि ये तो आपके सिस्टम के अंदर चल रहा है, ये सब हीट ट्रांसफर, ये सब हीट ट्रांसफर सिस्टम के अंदर चल रहा है, लेकिन बाहर नहीं जा सकता। तो अपन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0 करके मान लो अगर T2 निकाल लिए, तो T2 आ गया 306 केल्विन, ये वैल्यू आ गई, ठीक है 306 केल्विन, ये आ गया मान लो T2, ठीक है, ठीक है। अब हाँ 363 माइनस T2, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे ही रहेगा बेटा, कैलकुलेट कर लेना वो आ जाएगा। अब बात आती है हमारे एंट्रोपी कैलकुलेशंस की, ध्यान से देखें एंट्रोपी कैलकुलेशन। तो डेल्टा S1 सर दोनों सेम टेम्परेचर T2 में कैसे मान लिए बेटा, क्योंकि तुम सोचो ना, तुम थोड़ा क्वेश्चन को इमेजिन करो क्या हो रहा है।
आपने आइस को जब पानी में डाला है तो फाइनली तो एक थर्मल इक्विलिब्रियम अंदर आ जाएगी ना, अंदर तो सब्सटेंस का टेम्परेचर सेम ही हो जाएगा ना अंदर। तो वो जो आइस है, वो पानी है, वो सब कुछ T2 टेम्परेचर पे आ जा रहा है, मैं ऐसा मान ले रहा हूं, सब कुछ फाइनली T2 टेम्परेचर पे आ जा रहा है। तो इस तरह से मान रहे हैं अपन, है सर टी तो थ्रू आउट डिफरेंट था, टी डिफरेंट नहीं था बेटा, शुरू में अलग था, लेकिन आप सोचो आप जब मिला दोगे, ठीक है चलो देखो, अब डेल्टा एस मुझे निकालना है। अब तो डेल्टा एस मुझे, टोटल डेल्टा एस मैं कैसे निकाल पाऊंगा, तीनों से निकाल पाऊंगा ना, Q1 Q2 Q3। ये थोड़ा केमिस्ट्री वाला पोर्शन आया, ध्यान से देखेंगे। तो Q1 Q2 Q3, अब सुनना मेरी बात। तो डेल्टा एस 1 निकालने के लिए तो बहुत इजी फॉर्मूला है, क्या लगाऊंगा, क्या Q रिवर्सिबल बाई T लग जाएगा, Q1 बाई 273 लग जाएगा, हाँ लग जाएगा, याद आया, लग जाएगा, इसलिए लग जाएगा क्योंकि फेस ट्रांसफॉर्मेशन है, और फेस ट्रांसफॉर्मेशन में डायरेक्ट लगता है फॉर्मूला, ठीक है, तो लग गया। अगर ये लग गया तो मैं वैल्यू बता दे रहा हूं, वैल्यू आ रही है 12.169, ये कुछ वैल्यू आ गई, ये कुछ वैल्यू आ गई, ठीक है सर। इसके बाद अब मुझे डेल्टा S2 निकालना है, मुझे डेल्टा S2 निकालना है। क्या Q बाई T डायरेक्ट लगेगा, Q बाई T डायरेक्ट लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो भाई हीटिंग हो रही है, हीटिंग हो रही है, तो ये थोड़ी ना लग जाएगा Q बाई T डायरेक्ट, नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा, यस यस, NCP ln T2 बाई T1, इससे लगा लो, और ये वैल्यू भी आ रही है बेटा -4.7, 4.782, कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही है। और इसी तरह से आप डेल्टा S3 भी निकाल सकते हो। तो डेल्टा S3 भी आ रहा है, इसमें भी क्या करोगे, NCP ln T2 बाई T1, ये लगा के निकाले, और ये वैल्यू आ गई -14.317, कुछ इस तरह से ये वैल्यू आ रही, कुछ इस तरह से ये वैल्यू आ रही। तो फाइनली जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो फाइनली जो वैल्यू आ रही है डेल्टा एस, ये कुछ शायद यहाँ पे नंबर्स में कुछ गड़बड़ी है, नंबर्स में कुछ गड़बड़ी लग रही है ये, क्योंकि ये तो नेगेटिव आ गया डेल्टा एस सिस्टम का, डेल्टा सिस्टम का नेगेटिव नहीं हो सकता, ये +4 होगा यहाँ पे, यस यहाँ पे +4 होगा, ठीक है, यहाँ +4 होगा, परेशान मत हो, यहाँ +4 होगा, और यहाँ पे ऐसा। तो देखो नेट जो डेल्टा एस सिस्टम आ रहा है, नेट डेल्टा एस सिस्टम आ रहा है, वो आ रहा है कुछ +2.634, और उसके बाद जब डेल्टा एस सराउंडिंग आपने निकाली तो वो आ गया 0। तो यहां से देखो एक और फील आती है कि यार हाँ डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव है। मैं यही बताने के लिए इस क्वेश्चन को उठाया है मैंने, बस इसी चीज को एक बार फील कराने के लिए बताया है कि सोचो जो आप फिजिक्स में पढ़ रहे होते हो कि उसको डालोगे तो उस टेम्परेचर में आ जाएगा, सर कैसे प्रूफ करें आ जाएगा, ये देखो ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। अगर हमने पूरा सब कुछ निकाला, डेल्टा एस सिस्टम निकाला, डेल्टा एस सराउंडिंग निकाला, अभी भी नेट डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। दैट मींस कि जब आप एक आइस को डाल रहे हो उसमें, तो जो भी प्रोसेस आपने मन में सोचा है वो तो कॉमन सेंस लगता है, लेकिन उसको प्रूफ कैसे करें वो हो जाएगा, फिर से सेकंड लॉ आपकी हेल्प करता है, और आप हाँ स्पॉन्टेनियस है ये प्रोसेस होगा, यस। तो आई गेस ये बात समझ आ गई होगी। DS1 रिपीट कर दूं बेटा, DS1 फेस ट्रांसफॉर्मेशन, कॉपी अच्छे से रिवाइज करें आप। डेल्टा H बाई T है ना फेस ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो डेल्टा H फ्यूजन डायरेक्ट लगा सकते हो आप, डेल्टा H फ्यूजन बाई T, डेल्टा H फ्यूजन बाई T। क्यों रिवर्सिबल ही होगा, कैसे सोचेंगे बेटा, कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या है, इरिवर्स, ये हीटिंग चल रही है, ये प्रैक्टिकली वहां पे चीज हो रही है, तो ये इरिवर्सिबल ही है, ठीक है, प्रैक्टिकली हो रही है तो इरिवर्सिबल ही है, ये रिवर्सिबल नहीं हो रहा, रिवर्सिबल नहीं हो रहा, उस टेम्परेचर से उस टेम्परेचर पे जा रहा है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में जा रहा है, वो वैसे सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आई गेस दिस इज क्लियर नाउ, लेट्स टेक सम मोर। तो
पूरा थर्मो रिवाइज हुआ ना? यस, यही मोटिव है बेटा, इसी को इलस्ट्रेशन बोलते हैं। इसीलिए मैं इलस्ट्रेशन कभी भी क्लास के साथ नहीं कराता हूँ। क्लास के साथ फिर वो फ्लो भी टूटता है थ्योरी का, और अगर आपको समझ भी आ गया ना तो आपने कुछ उखाड़ा नहीं है। आपको अभी भी कुछ चीज पढ़ाई गई वो आपको समझ में आ गया तो आपने कुछ नहीं उखाड़ा है, ये समझ लो, ठीक है? तो चलो देखो, अब यहाँ पे वी कांट राइट, हाँ बेटा ये तो, ये अब मैं क्यू इरिवर्सिबल बाय टी तो नहीं लिख सकते ना, डेल्टा एस को नहीं लिखते। हाँ चलो, अब ये देखो, देखो कितना आसान सवाल, ठीक है? और ये मैंने कुछ अच्छे सवाल उठाने की कोशिश की एडवांस के प्रीवियस ईयर से, ठीक है? कुछ अच्छे सवाल, और एक दो अच्छे सवाल आपको उसमें भी डाला है मैंने, उसमें भी डाला है, ठीक है? जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। हाउ, हाँ वो शीट किया होगा, मस्त लगे होंगे क्वेश्चन उसमें, अलग अलग वैरायटी के हैं उसमें क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चंस डाल के दिया उसको भी डिस्कस करेंगे बढ़िया से। तो चलो अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है ना, किस तरह से पढ़ाता हूँ? पहले बढ़िया से थ्योरी टॉप नॉच लेवल, फिर थोड़े इलस्ट्रेशन, फिर थोड़े क्वेश्चन विथ डिस्कशन। अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो कर लिया, ये प्रोसेस फॉलो कर लिया तो आप बहुत अच्छे लेवल पे हो। लेकिन फॉलो आपको करना है, मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट मार रहा हूँ, फॉलो आपको करना है। देखो बेटा ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एन आइडियल गैस इज थर्मली इंसुलेटेड वेसल की बात हो रही है। P1 volume V1 and absolute temperature T1 expands irreversibly against external pressure 0। देखो बेटा बाहर 0 है, मतलब एक फ्री एक्सपेंशन हुआ, हाँ सर फ्री एक्सपेंशन हुआ, यहाँ पे ले जाके रोक रहा है, यहाँ पे ले जाके रोक रहा है फ्री एक्सपेंशन को, पिस्टन लगा के रखा हुआ है, ठीक है सर बढ़िया। तो क्या करें फॉर दिस एक्सपेंशन, ये P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक गया, तो इसके लिए कौन कौन से रिलेशन सही है? क्या Q 0 है? हाँ थर्मली इंसुलेटेड है तो अंदर बाहर हीट तो आ ही नहीं सकती, अंदर बाहर हीट आ ही नहीं सकती, तो ये तो 0 है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या कह रहा है ये, T2 इज इक्वल टू T1। तो याद करो एक पॉइंट हमने पढ़ा था, एक कंक्लूजन हमने बताया था कि जो फ्री एक्सपेंशन होता है वो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों सेम होता है, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों सेम होता है फ्री एक्सपेंशन। तो वो पॉइंट को याद करो, ठीक है? वो पॉइंट को याद करो, वो मोटिव है। हाँ बेटा आंसर आ जाएगा, अभी आंसर आ जाएगा, अभी अपन आंसर लाने वाला काम नहीं कर रहे, अभी अपन अपनी कॉपी थ्योरी को रिवाइज कर रहे हैं वाया क्वेश्चंस। तो समझिए, तो T2 is equal to T1, remember that point, isothermal adiabatic free expansion they were simultaneously same, and then P2 P1 is equals to V2 V1, will this be true? Yes, it is true because it is kind of isothermal। अब देखो यहाँ पे ना, ठीक है अपन ने अच्छे से पढ़ा है तो हमने हमने ये नहीं लगाया, लेकिन ये इसीलिए एडवांस ने डाला होगा क्वेश्चन कि बहुत बच्चे जब एडियाबैटिक देखते हैं तो एडियाबैटिक देखते ही उनका हाथ इस पे चलता है, तो ये नहीं चलाना है, और इस पे नहीं चलता और यहाँ चलाना है। तो ये जो है ना, ये दो पॉइंट्स जो है ये अच्छे थे। हाँ अपन ने पढ़ा है तो हमको पता है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इसको ध्यान से देखना है बिकॉज इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल में प्रेशर वॉल्यूम का कोई रिलेशन है क्या? प्रेशर वॉल्यूम का कोई रिलेशन है? नहीं है। तो मैं बोलूं कि आप P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1 कह रहे हो, तो क्या ये सही है लगाना P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1? हाँ ना बोलेंगे, क्या ये लगाना सही है? नो बोल रहे हैं? यस, गुड, यस। फाइनल स्टेट्स का है बेटा, तो सही है ना लगाना, गलती कर गए बेटा। फाइनल स्टेट्स का है, एंड पॉइंट्स में याद करो पॉइंट, फाइनल स्टेट। इसने ऐसा थोड़ी ना बोला कि P1 इज इक्वल्स PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लगाएंगे क्या? क्या PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लगाएंगे? ये नहीं लगाए, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, लेकिन P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 तो लगाएंगे। अभी क्लियर है बिल्कुल?
यस, ठीक ठीक ठीक, ठीक है ठीक है, थ्रू आउट नहीं लगा है यहाँ पे, तो ये अच्छी पॉइंट थी। ठीक है, तो एडवांस का अगर कोई क्वेश्चन है ना तो ऐसा एकदम से एकदम इजी सा नहीं होगा, अगर आपको कंफ्यूज करा जाए उस पॉइंट पे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। अब आओ देखो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैं इसी, ये मेंस 2021 है, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था जो मैं बोल रहा था ना AI EEE में आया हुआ है, मोर देन वन करेक्ट टाइप था। तो यहाँ पे मोर देन वन करेक्ट ही है, इसने इनकरेक्ट पूछ लिया। सेम क्वेश्चन AI EEE 2012 का उठा के रख दिया है, मतलब कुछ भी नहीं चेंज किया है, उठा के रख दिया है डायरेक्ट। ठीक है, हाँ, मजा आ रहा है ना, मुझे भी मजा आ रहा है। चलो देखते हैं, सीखना है अच्छे से सब कुछ। सो चलो देखें बेटा, देखो ये वाला रिलेशन, बेटा तुरंत कॉपी याद करो, अपनी कॉपी याद करो, याद आ रहा है? ये कांस्टेंट टेम्परेचर भी है यहाँ पे, पी बस नहीं है, टेम्परेचर भी है। याद करो कहां पे अपन ने किया था? यस, ये हमने किया था जब अल्टरनेट क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टिनिटी, ये बताया था, है ना, अल्टरनेट क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टिनिटी, ये डिफाइन किया था हमने कि डेल्टा जी सिस्टम। और इसके बाद मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि बताओ यार, यहाँ पे गैस है, अगर ये एक्सपैंड हो रहा है तो बताओ इसकी डेल्टा जी क्या होगी? तो सभी बच्चों ने नेगेटिव नेगेटिव बोला था। फिर मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि इन सभी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी कूड़ा है, याद होगा, है ना? तो बिल्कुल ऐसे नहीं बोलना है भाई, बहुत सही। तो यस, ये सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर के लिए डिफाइंड है, और बढ़िया से बता सकते हैं हाँ ये पॉइंट तो ठीक है। अच्छा सर ये भी तो सही है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, डेल्टा एस सबका बाप है, बहुत सही, ऐसे याद रहना चाहिए टीचर की हर एक लाइन। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये वाला जो रिलेशन है ये कहां से आता हुआ दिख रहा है? ये शायद हमने चैप्टर के एंडिंग में किया है, जब वॉन्टहॉफ डिराइव किया है, जब वॉन्टहॉफ डिराइव किया है वहां पे हमने इस एक्सप्रेशन को किया है, जहां पे मैंने डेल्टा जी डिग्री, यस, डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेट किया था, इज इक्वल्स टू अपना वही वाला रिलेशन, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी डिग्री प्लस RT ln Q। ठीक है, तो वो इज इक्वल्स टू माइनस RT ln K। अब इसके बाद इसको हमने लिखा था डेल्टा H माइनस T डेल्टा S डिग्री, और इसके बाद मैंने यहाँ पे RT डिवाइड किया था, तो RT डिवाइड करके ये रिलेशन बन रहा होगा। हो सकता है कहीं साइन वाइन का इसमें लफड़ा आ रहा हो, ठीक है, तो देख लेना ये सही है या नहीं, लेकिन मैंने बता दिया इसका एक्चुअल रिलेशन यहां से आया था। अब ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये तो सही है ही, ये तो सही दिख रहा है। ये कहां से आया सर? अरे ये यहीं से आ गया ना, डेल्टा जी डिग्री वाले से तो आ रहा है ये, डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू माइनस RT ln K, तो ये भी सही आ रहा है, तो इसमें कहीं साइन वाइन का लफड़ा होगा, ठीक है, इसमें साइन वाइन का होगा, तो यही आंसर होगा। हाँ, बी के पास साइन प्रॉब्लम है, बिल्कुल बढ़िया, तो देखो बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। सी में डेल एक्टिवेशन एनर्जी रहता वो सही रहता, राइट, हाँ ठीक है। अभी एक्टिवेशन एनर्जी की बात नहीं करते, वो अपन ने, लेकिन क्लास में अपन ने एक्टिवेशन एनर्जी से भी इसका डेरिवेशन बताया था लास्ट में, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी से भी डेरिवेशन इसका बताया था। और फिर बताई थी मैंने वो पॉइंट है जहां पे वॉन्टहॉफ थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स का मिलन होता है, इस तरह से बताए थे। अब ये क्या ग्राफ बोल रहा है, चलो इस ग्राफ को भी देखते हैं, इससे भी कुछ बढ़िया रिवाइज होगा। फॉर अ डायटोमिक आइडियल गैस इन अ क्लोज्ड सिस्टम, अच्छा तेज तो नहीं हो रहा है ना सबको, स्पीड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, सही चल रहा है स्पीड के साथ किसी को? ठीक है, ओके, चलो अब इसमें देखते हैं बेटा, फॉर अ डायटोमिक आइडियल गैस इन अ क्लोज्ड सिस्टम, डायटोमिक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन वेरियस थर्मोडायनामिक्स एंड डायनेमिक्स। चलो ठीक है, डायटोमिक गैस है, अपने को रिलेशन देखना है, अपने को रिलेशन देखना है, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, सीपी और प्रेशर। अब देखो ये तो बहुत ही बकवास पॉइंट लिख दिया है, पहला ही पॉइंट, ठीक है। तो सीपी और प्रेशर की जब बात हो रही है, जब सीपी और प्रेशर की बात हो रही है, तो ये तो भाई कांस्टेंट आना चाहिए, प्रेशर के साथ सीपी चेंज थोड़े होता, सीपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, तो सीपी रिमेन्स कांस्टेंट, तो आंसर तो ठीक है, गलत है। चलो इस पॉइंट को देखते हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है ये देखते हैं। सीवी और टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमने बढ़ाया, सीवी यही है, सीवी यही है,
तो ऐसा हुआ होगा ना बेटा, सीवी के लिए फॉर्मूला क्या बताया था अपने, F/2R करके बताया था कुछ, है ना, F/2R करके एक फॉर्मूला बताया था, टेबल जो पढ़े थे और अब फिजिक्स में पढ़ते भी उसको। तो हो क्या रहा होगा, F द डिग्री ऑफ फ्रीडम, F द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो शुरू में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो थी वो थी नहीं, यानी कि थी नहीं बोलने का मतलब है अपना रोटेशनल और वाइब्रेशनल रहा होगा, है ना, रोटेशनल वाइब्रेशन रहा होगा, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद अचानक से जंप आया सीवी में, अचानक से जंप आया और सीवी ऐसी हो गई, मतलब यहां पे वाइब्रेशनल वाला फैक्टर भी आ गया होगा, समझ में आ गया होगा आई गेस। तो यहां बस वो डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, यहाँ पे वाइब्रेशनल एक्टिव हो गया होगा, हाँ यहां वाइब्रेशनल एक्टिव हो गया होगा, यस। अब यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं, यू और टी की बात हो रही है, यू और टी की बात हो रही है, तो यहां पे यू कुछ ऐसा हुआ, अच्छा यहां पे शुरू में टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है, क्या आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या, अच्छा हाँ यार आज थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, आज थोड़ा सा ना इधर सर्वर का प्रॉब्लम है, ठीक है, नहीं मेरी तरफ से प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से है प्रॉब्लम, चलो ठीक है ना, रिकॉर्डिंग में इसीलिए इसका प्रोवाइड कर दूंगा, थोड़ा मेरी तरफ से प्रॉब्लम है आज, आज इधर पता नहीं बारिश वारिश हुई है तो वाईफाई आ जा रहा है बार बार, चलो ठीक है, मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे u और v भी वैसा ही हो रहा होगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ रही होगी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ रही होगी, वैसे ही हो रहा होगा यार, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ रही होगी लाइक दिस, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। तो यहाँ पे वाइब्रेशनल दो बार हो रहा है ना, तो ऐसा मान ले क्या, शुरू में थोड़ी देर तक वो रहा होगा सिर्फ अपना ट्रांसलेशनल, फिर रोटेशनल आया होगा, और उसके बाद फिर आपका, क्योंकि रोटेशन भी एक टेम्परेचर के बाद स्टार्ट होता है, तो पहले ट्रांसलेशनल आया होगा, फिर रोटेशनल आया होगा, और उसके बाद वाइब्रेशनल आया होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा। तो इस हिसाब से अपना यू जो है ये बढ़ रहा है, और ये तो ठीक ही पॉइंट है, ये तो ठीक ही पॉइंट है। तो अगर ये ग्राफ्स पे क्वेश्चन होता ना तो मजा आता, इन ग्राफ्स पे क्वेश्चन होता। हाँ सी ऑप्शन बेटा बता रहा हूं, देखो क्या हो रहा होगा, यू जो है ना इंटरनल एनर्जी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, एब्सोल्यूट वैल्यू थोड़ी बढ़ी, फिर थोड़ी और बढ़ी, और फिर थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि शुरू में सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन को अपन देख रहे होंगे, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन को देख रहे होंगे, उसके बाद धीरे से रोटेशनल मोशन भी आया होगा एक टेम्परेचर के बाद, और आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर अपना वाइब्रेशनल मोशन भी एक्टिव हो गया होगा। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि वो तीनों चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन उठा लिया हमने, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब आते हैं थोड़ा एक और उठाते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन। But later slope should increase, f/2 increase, स्लोप बड़ी तो है बेटा, स्लोप ये बड़ी है ना, बड़ी है स्लोप, देखो स्लोप बड़ी है, ग्राफ देखो, व्हाट हैपेंस टू सीपी व्हेन वी फेस चेंज, सीपी की वैल्यू चेंज हो जाती है बेटा, अच्छा आफ्टर सेकेंड स्टेप, दैट वी कैन नॉट कमेंट अपॉन, ठीक है, हम ऐसे स्लोप पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर पाएंगे कि वैल्यू कितनी है क्या है, इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू इतना बोल पाएंगे कि हाँ बड़ी है, तो उस पर बहुत ज्यादा कमेंट तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो उसको आप इग्नोर ही करो, कोई एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है, सही बात बोल रहे हैं प्रियांशु, सही बात बोल रहे हैं, तो उस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे, मतलब सर ऐसे ग्राफ्स में ऑलमोस्ट 2 पॉइंट होंगे, हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, जैसे वाइब्रेशनल की भी लिमिट रहती है ऑब्वियसली, हाँ इनकरेक्ट पूछा था इसलिए इजी हो गया क्वेश्चन, सही बोल रहा है,
इनकरेक्ट पूछा था इसलिए इजी हो गया। चलो इसको देखें क्या, ये क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़ा सा अलग है ना, अलग टेस्ट का क्वेश्चन है, इसको लेते हैं। सो मोनोएटॉमिक गैस एक्सपेंड्स आइसोबारिकली, the percentage of heat supplied that increases the thermal energy and that of the involved doing work expansion is what। यहाँ पे बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है। क्यों कंफ्यूज होता है? क्योंकि बच्चे ने बहुत अच्छे से आइसोबारिक प्रोसेस नहीं पढ़ी होती है ना, लेकिन अपन ने आइसोबारिक को भी बढ़िया डिटेल में देखा था, आइसोबारिक को बढ़िया डिटेल में देखा था। तो चलो आप लोगों को बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, आइसोबारिक बढ़िया डिटेल में देखा गया था। सो लेट्स सी क्या होता है इसमें। तो क्या करें सर, आइसोबारिक है मान लिए, परसेंटेज ऑफ हीट सप्लाइड दैट इंक्रीजेस द थर्मल एनर्जी एंड दैट इन्वॉल्व इन डूइंग वर्क। मतलब ये हीट, अब देखो आइसोबारिक में U भी होता है और W भी होता है, U भी होता है, Q भी होता है और W भी होता है, ठीक है, कोई जीरो नहीं होता, डेल्टा U भी जीरो नहीं होता। हमको क्या बताना है कि परसेंटेज ऑफ हीट, तो Q जो आपने दिया है उसने डेल्टा U में कितना कंट्रीब्यूट किया है, डेल्टा U में कितना कंट्रीब्यूट किया है Q, एंड Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W, एंड वर्क कितना किया है, ठीक है, बढ़िया बात है। तो एक्चुअली अब चलो देखो हीट जो है वो डेल्टा U, तो डेल्टा U के लिए तो बहुत प्यारा सा रिलेशन हमारे पास है, दैट वाज सीधा सीधा NCV डेल्टा T, ठीक है। और याद करो वर्क के लिए भी एक रिलेशन आप लोगों के लिए बनाया था, है ना, वर्क के लिए एक डायरेक्ट रिलेशन बताया था NR डेल्टा T, याद आ रहा है, ये हमने बनाया था NR डेल्टा T, यस। तो वर्क के लिए NR डेल्टा T, हो गया काम, बस यही करना था, NR डेल्टा T। तो जब अब बहुत इजीली अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और पता चल जाएगा कि कितना परसेंट इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, कितना परसेंट ये हुआ है। वी जस्ट नीड टू डिवाइड देम, हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा डेल्टा U और W का रेशियो, दैट विल बी NCV डेल्टा T अपॉन NR डेल्टा T, इससे पता चल जाएगा। ये कटा ये कटा ये कटा, CV बाई R, और मोनो एटॉमिक गैस है तो CV भी पता है, तो यस आंसर इज 60:40। तो इससे क्या रिवाइज हुआ हमारा, इससे हमारा आइसोबारिक का वर्क का फॉर्मूला रिवाइज हुआ, जो अनटच्ड रहता है, थोड़ा ये दिमाग में नहीं आता जल्दी, लेकिन ये रिवाइज हुआ NR डेल्टा T, ठीक है बेटा। मैं फिर से बोल रहा हूं, गैस कुछ नहीं दिया है, आइडियल ही मानना है, उस पे दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, कुछ नहीं दिया है तो आइडियल ही मानना है, रियल होगा तो अलग से वो रियल बोलेगा, ठीक है, रियल होगा तो अलग से रियल बोलेगा। इवन एडवांस के पेपर में भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए जहां पे उन्होंने कहीं आइडियल वर्ड यूज नहीं किया है, बट हाँ क्वेश्चन आइडियल का था, ऐसा बहुत बार हुआ है। चलो अब ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। सर पहले एडवांस वाले क्वेश्चन में आपने एंड रिजल्ट को लेके P1 V1 लगाया, बट एंड रिजल्ट को लेके P1 दिस गामा क्यों नहीं लगा सकते? हाँ ये क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि बेटा ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है और ये PV, अच्छा तो तुम्हारा कहना है कि PV की पावर गामा इज कांस्टेंट, तो सर ये इनिशियल फाइनल दोनों में लग जाएगा, ऐसा कहना है शायद। P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, ऐसा बोल रहे हो सर, ये एडियाबैटिक भी तो है, ये एडियाबैटिक भी है सर, तो एडियाबैटिक भी इनिशियल फाइनल लग जाएगा। लैग हो रहा है, वेट ना, वेट फॉर अ मिनट। चलो देखते हैं। सो दिस इज
P1 V1 की पावर गामा एंड दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल बिकॉज वो एक्चुअली एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। थोड़ा इस तरह से सोचो बेटा, वो एक्चुअली एक पीवी की पावर गामा हमारा प्रोसेस का नेचर होता है जो यहाँ अप्लाई नहीं होगा सिंस इरिवर्सिबल है, बट P1 V1 गैस का नेचर। वेरी गुड तनिष्क, वेरी गुड तनिष्क, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। यस, तो यही बात है, P1 V1 जो है ये आपके, ये तो गैस का नेचर है, मतलब PV इज इक्वल टू nRT से आया ये, और कहीं से नहीं। लेकिन ये जो P1 गामा V1 गामा ये जो अपन फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आ रहा है ना, ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आ रहा है, ये प्रोसेस का नेचर है। तो अब यहां तो कोई एक्चुअल वैसा एडियाबैटिक या फिर ऐसा कोई प्रोसेस हुआ नहीं, तो हम पीवी के बीच में रिलेशन जो है वो पीवी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ही बोलेंगे, दैट विल बी बेटर। और ये डाउट भी अच्छा था, ठीक है, डाउट भी ऐसा बुरा नहीं था। चलो, हाँ वो वैसे भी रिवर्सिबल के लिए वैलिड है, लेकिन बच्चे को डाउट ये आया सर रिवर्सिबल के लिए वैलिड है लेकिन इरिवर्सिबल के लिए आप इनिशियल फाइनल में तो लगा सकते हो, लेकिन याद करो आप एडियाबेटिक, देखो इस क्वेश्चन से और बढ़िया क्लियर होगा। चलो भी देखते ना, इस क्वेश्चन से और बढ़िया क्लियर होगा। अभी देखना सोहम, तुमको अभी इस क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर होगा। देखो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस CV इतना दिया हुआ है and 5 atm is expanded adiabatically to a final pressure against a constant pressure of this much. Final temperature of the gases, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैसेस। अच्छा, तो एक पॉइंट दिखा कांस्टेंट प्रेशर वाला पॉइंट दिखा, तो कांस्टेंट प्रेशर से हमने क्या बोल दिया कि यार कांस्टेंट प्रेशर है तो पक्की बात है कि प्रोसेस कौन सा होगा, प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल। कांस्टेंट प्रेशर है तो प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल, ये हमने कह दिया, ठीक है, इरिवर्सिबल हो गया। ठीक है, बढ़िया सर, इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, क्या रिलेशन याद आता है, कुछ नहीं कर सकते, हम हेल्पलेस हैं, हम सीधे डेल्टा U इज इक्वल टू W लिख सकते हैं, और डेल्टा U को NCV T2 माइनस T1 कर सकते हैं, इज इक्वल टू वर्क को माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V लिख सकते हैं, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V लिख सकते हैं, और डेल्टा V V2 माइनस V1 ये लिख सकते हैं। अच्छी रिवीजन हो रही है बेटा, यही तो मोटिव है, अच्छा रिवीजन ही कराना मोटिव है। देखो तो अब देखो बेटा, अब यहाँ V2 में क्या लगाते हो बताओ, क्या P1 V1 गामा लगाते हो, नहीं लगाते ना, क्या लगाते हो, यहाँ पे आप nRT/P लगाते हो, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस का नेचर नहीं, गैस का नेचर लगाते हो आप। यस, तनिष्का वाला पॉइंट याद करो, उसने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि ये गैस का नेचर है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यू विल सिंपली अप्लाई NCV T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल। हाँ, 2 ATM के प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा है तो -2 इंटू V2 माइनस V1 nRT2/P2 माइनस nRT1/P1 ये लगाएंगे। और क्या बताया था बेटा, मोस्ट ऑफ द केसेस में P2 P एक्सटर्नल के बराबर होता है, P2 P एक्सटर्नल के बराबर होता है, ठीक है। तो अब आई गेस कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप कर लेंगे, आइडियल गैस CV दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है। हमने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया, यहाँ P1 गामा नहीं लगा पाएंगे, कांस्टेंट प्रेशर बोला है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एकदम बस नंबर चेंज करके प्रीवियस ईयर एडवांस में आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर आया हुआ है, ऑल्दो थोड़ा पहले आया था, थोड़ा पहले, थोड़ा पुराना, बट आया हुआ है सिमिलर क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत दिन से रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत दिन से रिपीट नहीं हुआ है, आई गेस राइट फ्रॉम 2012 दिस कॉन्सेप्ट हैज नॉट बीन रिपीटेड। तो हाँ, आसान तो है, ऑब्वियसली आसान है, बट बच्चे गलती करते हैं ये सब। ओके ओके।
आते हैं कुछ और एक आध क्वेश्चन। ये मेरे को लगता है अभी तक के जेईई एडवांस का सबसे सुंदर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन अभी तक के जेईई एडवांस का जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वन। ये मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग लिखे हुए हैं इसमें, लाइंस जो है ना ये बड़ी कंफ्यूजिंग लिखी हुई है। चलो एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर वॉइस वगैरह ब्रेक होगी ना तो बिल्कुल बता देना, ठीक है, क्योंकि आज मेरे तरफ से इशू है, इधर थोड़ा सा वाईफाई का थोड़ा इशू है। तो देखो यहां से देखें क्या बोल रहा है, देखते हैं, मस्त क्वेश्चन है। For a reaction taking place in a container in equilibrium with its surrounding, the effect of temperature on its equilibrium constant K in terms of change in entropy। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको फील करने की कोशिश नहीं करना है, फॉर्मूले से स्टेटमेंट को वैलिडेट करना है बस। अगर फील व्हील करने के चक्कर में लग गए ना एग्जाम के बीच में, कभी नहीं पहुंच पाओगे सही आंसर की तरफ। अब सुनना मेरी बात, देखो थोड़ा बहुत अगर बच्चों ने वो पढ़ा है इक्विलिब्रियम तो उनको और अच्छे से समझ आएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं। इक्विलिब्रियम का बस ये पता होना चाहिए कि ली चैटलियर कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए के अगर आप बढ़ाते हो, सॉरी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो के वैल्यू बढ़ती है। अच्छा सर नहीं पता है तो आप जाओ, अभी हमने वॉन्ट ऑफ इक्वेशन देखा ना, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन जो डिराइव कराया था क्लास में, उससे भी वैलिडेट होता है ये उससे भी वैलिडेट होता है। आप अगर देखेंगे तो आपको समझ आएगा। वॉन्ट ऑफ इक्वेशन जो हमने लिखाया था, log k2 by k1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच 1 by t2 माइनस t1, हो सकता है t1 t2 कहीं गलती लिख दिया होगा, समझ लेना ये था। तो आप अगर देखोगे टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाती है अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है। तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे log k2 by k1 की वैल्यू बड़ी आती है, मतलब log k2 माइनस k1 log k1 की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो इससे समझ आता है। तो अभी आप बिल्कुल ये मान लो कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है और एक्सोथर्मिक में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है। ये पॉइंट अभी मान लो आप, ऐसा होता है, आपने ली चैटलियर में भी पढ़ा होगा, बहुत बेसिक सी बात है। अब इसको ना कहीं एंट्रोपी सराउंडिंग से जस्टिफाई कर रहा है। तो पहला ये स्टेटमेंट पढ़ो, विथ इंक्रीज, पार्ट्स में तोड़ के पढ़ना, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस। हाँ इंक्रीज तो होती है। अब ये दूसरा पार्ट देखो, क्या इससे समझ में आ रहा है ये बात? क्या इंक्रीज होने से ऐसा कुछ हो रहा है क्या? बिकॉज अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लाइन है, अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। तो सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, हमने पहले लिख लिया डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग, और इसका फॉर्मूला लिखा माइनस डेल्टा एच बाई टी, यही फॉर्मूला है। डेल्टा एच मतलब क्यू सिस्टम, डेल्टा एच मतलब क्यू सिस्टम, ठीक है। हाँ ये फॉर्मूला है, क्यू सिस्टम डेल्टा एच लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि रिएक्शन की बात हो रही है ना, रिएक्शन की बात हो रही है तो क्यू जो है वो डेल्टा एच के बराबर है। ओके सर बढ़िया। अब देखो, अब यहाँ पे कह रहा है बिकॉज अनफेवरेबल चेंज इन, अच्छा अनफेवरेबल चेंज किसको मानेंगे हम, क्या मान ले उस समय, क्या दिमाग में आएगा? अनफेवरेबल चेंज मतलब डेल्टा एस क्या होना अनफेवरेबल माना गया है, नेगेटिव। डेल्टा एस अनफेवरेबल चेंज मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग क्या, नेगेटिव, ऐसा मान रहे हैं। तो अनफेवरेबल चेंज डिक्रीज हो रही है, अनफेवरेबल चेंज डिक्रीज होना मतलब, अनफेवरेबल चेंज मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है। ध्यान से सुनना, अनफेवरेबल चेंज मतलब नेगेटिव होना, ऐसा समझ में आ रहा है देख के। और नेगेटिव क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या वो लेस नेगेटिव हो रहा है, क्या वो लेस नेगेटिव हो रहा है, ये बोलने का मतलब है। लेस नेगेटिव हो रहा है, नहीं बेटा, मतलब पॉजिटिव हो रहा है, नहीं पॉजिटिव हो रहा है, नहीं, लेस नेगेटिव, ऐसे ही बोलना है, लेस नेगेटिव हो रहा है क्या, ऐसे बोलना है। तो देखो
क्या टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रहेगा तो नेगेटिव ही, क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है, रहेगा तो नेगेटिव ही क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो देखो ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू कम हो रही है, मैग्नीट्यूड कम हो रही है, मैग्नीट्यूड कम हो रही है मतलब लेस नेगेटिव हो रहा है, ऐसा बोल सकता हूं मैं, लेस नेगेटिव हो रहा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो अनफेवरेबल चेंज इन द सराउंडिंग डिक्रीजेस। यस, तो ये लाइन एग्जाम में क्रैक कर पाना बढ़िया स्किल है। अगर आप एग्जाम में क्रैक कर पाते हो इस लाइन को तो बढ़िया है ये, ठीक है। तो वो नहीं होता एग्जाम में जल्दी, तो हाँ यार ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, क्योंकि आपको कनेक्ट करना है। और अगर आप फील करने बैठ गए ना तो नहीं हो पाएगा, फील विल नहीं कर पाओगे इसको। आप फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले को अप्लाई करिए। लैंग्वेज थोड़ी नहीं बहुत कंफ्यूजिंग है। ये मैंने खुद जब पहली बार जिस दिन इसको सॉल्व कराया ऑफलाइन क्लास में, 2 बार पढ़ना पड़ा पहले, भाई ये बोलना क्या चाह रहा है ना। और इस तरह सा आया नहीं है कि अनफेवरेबल चेंज मतलब एस नेगेटिव, हाँ अनफेवरेबल चेंज मतलब नेगेटिव, कम हो रहा है, डेल्टा एस कम हो रहा है। चेंज इन एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस की बात कर रहा है। दूसरा लाइन पढ़ते हैं, चलो देखो शायद और अच्छे से कुछ समझ आए। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसे हम डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच बाई टी से सीधा देख सकते हैं। डेल्टा एस, अच्छा इज इक्वल्स टू लिखे हो शायद तुम, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा एच बाय टी नेगेटिव, इसी से तो देख रहे हैं, इसी से देख रहे हैं, इसी से तो देख रहे हैं, इसी फॉर्मूले से देख रहे हैं इसको पॉजिटिव मान के। मतलब फेवरेबल चेंज वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, हाँ फेवरेबल चेंज मतलब वो। और देखो किसी किताब में नहीं लिखा रहता ये फेवरेबल अनफेवरेबल, ऐसा नहीं, उन्होंने अपने से ये लैंग्वेज बना के दी है, उन्होंने अपने से ये लैंग्वेज बना के दी है। आपको उस समय उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये क्रैक होना चाहिए कि हाँ यार ऐसा है। अब ये वाले लाइन को देखो, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सोथर्मिक डिक्रीज, ये तो ली चैटलियर से सबको पता है। लेकिन अब यहां से फिर से आई बात, देखो तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच बाई टी, ये लिखा, ये लिखा। अब देखो, अब बात एक्सोथर्मिक की है तो ये डेल्टा एच नेगेटिव है, हाँ सर नेगेटिव है, मतलब डेल्टा एस जो है वो तो पॉजिटिव रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। और अगर टी बढ़ाओगे, टी बढ़ाओगे तो पॉजिटिव से लेस पॉजिटिव होगा, लेस पॉजिटिव होगा, हाँ सर लेस पॉजिटिव होगा, लेस पॉजिटिव होगा। लेस पॉजिटिव मतलब क्या, पॉजिटिव मतलब फेवरेबल चेंज, फेवरेबल चेंज की वैल्यू कम हो रही है, फेवरेबल चेंज की वैल्यू कम हो रही है, वही लिखा है क्या, फेवरेबल चेंज डिक्रीजेस, वाओ यस, ए एंड बी, समझ आया। यस, फेवरेबल चेंज कम हो रहा है, फेवरेबल चेंज मतलब एंट्रोपी बढ़ना, अनफेवरेबल चेंज मतलब एंट्रोपी कम होना, तो ठीक लग रहा है, ये दोनों पॉइंट ठीक लग रहा है। डेल्टा एस टेंड्स टू नेगेटिव, यस। With increase in temperature, value of K for endothermic increases because entropy change of the system is negative. ये तो कुछ भी है ना, ये तो कुछ भी है। ठीक है, शुड बी नेगेटिव बोल रहा है, तो एंडोथर्मिक है। अब एंडोथर्मिक तो यार एब्जॉर्ब करता है ना हीट, तो सिस्टम तो हमेशा पॉजिटिव होगा, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज तो हमेशा पॉजिटिव होगी फॉर श्योर। तो यहां पे लास्ट क्या बोल रहे हैं, with increase in temperature the value of K for exothermic reaction increases because the entropy change is positive. K for exothermic, ये तो यही गलत हो गया, ये तो यही गलत हो गया। So the correct answer should be A and B. A and B should be the correct answer. एक बार ना इसको आंसर की से मैच कर लेते हैं, कहीं पढ़ने वढ़ने में गलती तो नहीं की हमने। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ए एंड बी करेक्ट है, सही हमने सोचा है।
इसी तरह से इसको रीड करना होगा, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, रिवाइज तो हुआ। ये भी रिलेशन देखो, इससे भी अलग तरह का मैंने ये भी अलग तरह का क्वेश्चन डाला था, सो दैट हम उसको रिवाइज कर पाए। सही बात बोल रहे हो तुम, एग्जाम में उसको पढ़ना ही थोड़ा सा टफ सा लग जाता है। अनफेवरेबल चेंज मतलब बेटा नेगेटिव, अनफेवरेबल चेंज मतलब नेगेटिव। जैसे डेल्टा एस नेगेटिव है तो हम उसको बोल रहे हैं अनफेवरेबल चेंज, क्योंकि वी वांट कि एंट्रोपी बढ़े, है ना, हम लॉ में भी यही पढ़ते हैं कि एंट्रोपी बढ़े। तो अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव, बस ऐसे ही सोचना है, अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव। तो ठीक है, एक आधा और देखते हैं कुछ। चलो इसको देखते हैं कुछ, ये शायद पाथ वाथ फंक्शन प्रूव हो इससे, कुछ और कुछ नया रिवाइज हो शायद। देखो ये क्या बोल रहा है, एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, हाँ मतलब स्पॉन्टिनिटी के लिए अनफेवरेबल, हाँ वही बात है। हाँ, वो फॉर्मूले से देख सकते हो बेटा, देख सकते हो, वही तो, वो जो तुम फॉर्मूला बता रहे हो, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन का रूट वही है। लेकिन बताओ मुझे, जो डेल्टा एस डिग्री वहां आप यूज कर रहे हो, वो डेल्टा एस डिग्री किसकी है बताओ, किसकी है वो डेल्टा एस डिग्री? सिस्टम की है ना, वो तो सिस्टम की है, वो तो सिस्टम की डेल्टा एस डिग्री है। और यहाँ पे सराउंडिंग के लिए चेंज पूछ रहा है, उससे रिलेट कर रहा है, तो फिर कहां से उठाओगे उसे? तो दिक्कत है ना। ठीक है, वो जो तुम करे वो तो वॉन्ट ऑफ का रूट इक्वेशन उठाया तुमने, तो के बढ़ रहा है या के कम हो रहा है टेम्परेचर के साथ, वो तो तुम एक्सप्लेन कर दो उससे, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। बट सराउंडिंग पे कमेंट उससे नहीं हो पाएगा। अच्छा डाउट है, ये भी अच्छा डाउट है, आना चाहिए था डाउट, ठीक है। ओके, आई गेस क्लियर हो गया। बट सिंस रिवर्सिबल 0 is equals to system plus surrounding and substitute there, रिवर्सिबल पे 0 है तो बेटा रिवर्सिबल है ही नहीं ना प्रोसेस, क्योंकि रिएक्शन तो हो रहा है। उन्होंने ऊपर बोली ना कि रिएक्शन हो रहा है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, तो रिएक्शन तो हो रहा है। तो रिवर्सिबल वाले में कैसे लगाओगे डेल्टा एस यूनिवर्स को? वो डेल्टा एस यूनिवर्स को रिवर्सिबल वाले पे लगा ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोसेस ही नहीं है रिवर्सिबल। तो वही एक तरीका है जो मैंने बताया आपको, वही तरीका है, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं लग पाएगा, वहां मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम 10 atm 1 liter to 1 atm 10 liter। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ये 10 atm 1 लीटर से आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। एक तो इनफाइनाइट स्टेज एक्सपेंशन, ठीक है, कहां तक हो रहा है यार ये हो रहा है इनफाइनाइट स्टेज एक्सपेंशन 1 atm 10 लीटर, 1 atm 10 लीटर, ये रिवर्सिबल हो रहा है। और क्या करा फिर एक बार पाथ 2 से जा रहा है, फर्स्ट अगेंस्ट 5 atm, मतलब वो 10 atm में था, एक्सपैंड होके 5 atm में आया। ठीक है सर, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तो, और फाइनली अगेंस्ट 1 atm, तो फाइनली अगेंस्ट 1 atm, ये बात तो पता है ना यहाँ। अरे आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 तो लगेगा ही। तो जब इस स्टेप से इस स्टेप में आया, तो ये भी एक स्टेप का फाइनल पॉइंट ही मानेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना ये इनिशियल और ये फाइनल, ऐसा गधों की तरह थोड़ी ना रटा हुआ है हमने कि ये इनिशियल ये फाइनल। अरे भाई, अगर उसको 4 स्टेप में करा रहे हो ना, सुनना मेरी बात, अगर इरिवर्सिबल को 4 स्टेप में करा रहे हो, तो हर स्टेप को अपन फाइनल बोल सकते हैं। यहां से यहां गया 1, यहां से यहां गया 2, यहां से यहां गया 3, यहां से यहां गया 4, हर स्टेप को आप फाइनल बोल सकते हो। यस, तो ये वाला यहां से यहां गया,
तो यहां भी P1 V1 P2 V2 लग जाएगा तो 5 ATM, तो ये 2 लीटर हो गया होगा फॉर श्योर। और फिर यहाँ पे P1 V1 P2 V2 लग रहा है, देखो ये यहां से यहाँ। अच्छा ठीक है सर, ये बात भी क्लियर है। हीट बताना है सर, बता लेते हैं। हीट Q, इधर Q, तो Q लग जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा Q, आप सीधे निकाल लोगे। Q इज इक्वल्स टू माइनस W विच इज nRT। अब मोल्स तो दिया नहीं हुआ है तो मोल्स को 1 मान लेता हूं मैं, ठीक है। RT ln P2 बाई P1 या V2 बाई V1, तो V2 बाई V1 मेरा हो गया RT ln 10, कुछ इस तरह से वैल्यू आ गई है, ठीक है। क्योंकि ये वर्क के लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं तो Q मैं ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है। अब यहां से यहां के लिए हीट, तो यहां से यहां के लिए हीट क्या लगा सकते हैं, कोई बताओ मुझे। इजी है, यहां से यहां के लिए हीट, तो ऑब्वियसली वर्क का तो होगा ही ना, वर्क वाला फॉर्मूला ही लगाओ। तो हीट क्या है, वर्क ही है। हाँ वर्क, बिल्कुल वर्क से लगा लो, क्योंकि बेटा डेल्टा यू तो 0 ही है ना। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू तो 0 है, कुछ भी हो जाए। तो क्यू वर्क तो लगेगा, और वर्क माइनस पी डीवी से तो लगेगा ही, माइनस पी डीवी से लगेगा, तो माइनस पी, तो पी कितना है बेटा, 5 ATM। 5 ATM है ना, 10 नहीं है, 5 है, एक्सटर्नल वाला, बाहर वाला, ठीक है, बाहर वाला। तो प्लस बोल देता हूं मैं 5 इंटू डीवी, और डीवी हो गया 1 हो गया, तो ये हो गई 5, ठीक है। और इसी तरह से Q2 निकाल पाऊंगा मैं, ये Q1 हो गया मान लो। अब बिल्कुल इजी हो गया क्वेश्चन, Q2 निकाल पाऊंगा। Q2 निकालने के लिए मैं सेम चीज P dV करूंगा। P मैं इस बार 1 ATM को लूंगा, तो 1 इंटू डीवी, और डीवी मैं लिखूंगा, ठीक है 8 लिख दिया मैंने। तो ये वैल्यू मुझे हीट की मिल गई। अब हीट की वैल्यू मिल गई मुझे 13 यूनिट्स, और इधर मुझे मिली 2.303 RT log 10, ऐसा कुछ। तो ये मिला 2.303 RT, इधर मिला मुझे 2.303 RT। तो Q पाथ 1 का कितना है, ठीक है 2.303 RT, और पाथ 2 का जो आया वो आया मेरा 13। और एक सीधी सी बात, आरटी को क्या लिख सकते हो, पीवी लिख सकते हो, क्योंकि तो गैस का नेचर है। आरटी को पीवी लिख सकते हो, आरटी को पीवी लिख सकते हो क्योंकि वो गैस का नेचर है। तो पीवी जो है वो तो हर पॉइंट पे वही रहेगा कांस्टेंट, ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, वाओ, कहीं भी उठा लो, पीवी तो हमेशा वही रहना है, तो ये 10 ही रहेगा। तो वाओ, ये 10 हो गया। अगर ये 10 हो गया तो नाउ इट इज 23.30, सॉरी 23.03, और बाय ये चाहिए था, तो आई गेस ये ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद देखो यहां से भी कुछ पाथ फंक्शन वगैरह रिवाइज हुआ हमारा। क्यू कब कैसे क्या लगाना है, नंबर ऑफ स्टेप्स, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, यस, ठीक है, ठीक है। और कुछ बचा क्या अभी इसमें, देखते हैं। और कुछ जो ढंग का कुछ अलग हो जिसको मैं कराऊं, ये तो ठीक है। ये हो गया है, ये भी हो गया। ये इजी क्वेश्चन है, देख लेना, बन जाएगा। रिवर्सिबल एडियाबेटिक, हाँ 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 मिल जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ये क्या है देखते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज द फॉलोइंग साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा ठीक है, मुश्किल नहीं होगा, ग्राफ होगा, ज्यादा नहीं होगा कुछ, देखते हैं क्या होगा। साइक्लिक प्रोसेस करा रहा है, पीवी का ग्राफ बनाते हैं। आइसोकोरिक हीटिंग फ्रॉम, ये तो फिजिक्स में बहुत करते हो इस तरह के। आइसोकोरिक हीटिंग फ्रॉम P1 V1 T1 टू डबल द टेम्परेचर। ठीक है यार, ये क्या है, ये P1 V1 T1 है मान लो, this is P1 V1 T1 double the temperature and it is isocoric। imagine करो isocoric rigid vessel के साथ, rigid vessel के साथ डबल किया जा रहा है टेम्परेचर को,
तो टेम्परेचर अगर डबल हो जाएगा तो ऑब्वियसली प्रेशर भी डबल हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा कहीं, प्रेशर भी डबल हो जाएगा। तो शुड आई से कि इस पॉइंट पे मान लो ये आइसोकोरिक गया, कुछ ऐसा गया, इस पॉइंट पे ये 2P1 के स्टेट पे होगा, वॉल्यूम तो V1 ही है लेकिन टेम्परेचर 2T1 हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आइसोबारिक एक्सपेंशन टू डबल वॉल्यूम। कंटेनर इमेजिन करो, आइसोबारिक एक्सपेंशन, अब आइसोबारिकली वॉल्यूम को डबल कर दिया, अब वॉल्यूम डबल कर दिया तो क्या टेम्परेचर पे कोई फर्क आएगा? वॉल्यूम को डबल कर दिया तो टेम्परेचर पे नहीं आएगा। प्रेशर पे, प्रेशर पे, हाँ प्रेशर पे आएगा, लेकिन ये तो आइसोबारिक बोल रहा है, तो ये तो आइसोबारिक है, ये तो आइसो तो लैग हो रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लो, मैं रिकॉर्डिंग इसलिए भेज दूंगा इसका। हाँ तो देखो यहाँ पे आइसोबारिक बोल रहा है, हम कहाँ पे अभी खड़े हैं इसमें आके, हाँ मैं आ रहा हूँ बेटा, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, टेम्परेचर पे आ रहा हूँ। हम खड़े हैं अभी, हम है 2P1 V1 और T1 पे, यहाँ पे हमें ये 2P1 V1 और 2T1 पे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्सपेंशन कराया, प्रेशर वही रखना है, वही प्रेशर रखते हुए वॉल्यूम डबल कर देना। तो ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर भी डबल हो, क्योंकि वही प्रेशर रखते हुए आपको वॉल्यूम डबल करना है। यस, तो टेम्परेचर को डबल करना पड़ेगा, मतलब आइसोबारिकली आप जा रहे हो वॉल्यूम डबल करने पे, मतलब आप कहीं यहां पहुंच जाओगे तो इसका स्टेट क्या बोलेंगे, प्रेशर 2P1 है, वॉल्यूम 2V1 है, लेकिन टेम्परेचर 4T1 हो गया। आई होप दिस इज क्लियर, 4T1 हो गया। ठीक है, हाँ सर। अब लीनियर एक्सपेंशन ऑन पीवी कर्व P1 8V1, अच्छा लीनियर एक्सपेंशन, अब ये एरिया वेरिया निकालने बोला होगा, यहां तक आ गया लीनियर एक्सपेंशन पीवी कर्व, और ये P1 8V1 बोल रहा है। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन एंड देन आइसोबारिक कंप्रेशन टू द इनिशियल स्टेट, आइसोबारिकली इनिशियल स्टेट में आ जाता है। तो ये P1 V1 T1 पे आ गए। तो अब ये भी बात समझ आ रही है क्या, ये क्या होगा? अब ये भी समझ में आ गई। अब आप एरिया वाला काम है वो आप करते रहना, ठीक है, ट्रेपीजियम की एरिया निकाल लेना, तो एरिया से नेट वर्क मिल जाएगा आपको कि वर्क नेट कितना हुआ। ठीक है, नेट वर्क मिल जाएगा, हाँ ट्रेपीजियम की निकाल लेना। तो आई होप इतने इलस्ट्रेशन अभी के लिए काफी हैं, बहुत सारी चीजें रिवाइज तो करा दिए। ठीक है, अभी किसी को अगर इसमें डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी ना क्वेश्चन कर लो, उसको ना अपन मंडे को, वो टफ क्वेश्चन है उनको अच्छे से धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और वो आप लोग कर लेना। अच्छा, ये किसी बच्चे ने पूछा है क्या सर, आपने जो उस दिन क्वेश्चन कराया था वहां आपने बोला था कि फाइनली जो CO2 प्रेजेंट हो रहा था। ठीक है, अभी इतना ही करेंगे क्लास ना, जिसको लीव करना है लीव कर सकते हैं, जिसको लीव करना है लीव कर सकते हैं।